हाय, अपना एनसीईआरटी लर्नर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आइए हम देख लेते हैं कि आखिर हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलेगा। तो आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर नेशन की जो एग्जिस्टेंस है उसको हम टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम जो है लोगों को नेशन से जुड़ा हुआ एक नेशनलिटी का हिस्सा मानकर चलते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि यह जो जुड़ाव है ये बहुत ही पहले से चला आ रहा है। हम जो है कंट्रीज को ऐसा रूप में देखते हैं कि उसका एक इंटरनेशनल बाउंड्री होगा, एक डिफाइंड टेरिटरी होगी, एक नेशनल लैंग्वेज होगा और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। लेकिन अगर हम टाइम कैप्सूल में बैठकर 18वीं सेंचुरी के मिड में जा पहुंचे और ऐसे नेशन को खोजने की कोशिश करें जैसा आज हमें वो दिखाई देता है, तो वे हमें नहीं दिखेंगे। और अगर हम लोगों से उनकी नेशनलिटी मतलब कि नेशनल आइडेंटिटी पूछेंगे तो वे हमारे क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे। यह जो है ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उस समय नेशन जो है अपने मॉडर्न फॉर्म में जैसा आज हमें दिखता है वैसा नहीं था। तो अब ये सवाल उठता है कि मॉडर्न नेशन जो है वो किस तरह से अस्तित्व में आया और किस तरह लोग जो हैं वो खुद को एक नेशन से जुड़ा हुआ मानने लगे। तो ये जो नेशन से सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, इसका जो भाव है एक समय के बाद ही विकसित हुआ था। और इस चैप्टर में जो है हम इसी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में जो है हम देखेंगे कि किस तरह से जो है यूरोप में नेशनलिज्म का जो विचार है वो इमर्ज किया, किस तरह से टेरिटरीज को जो है एकजुट किया गया और नेशनल गवर्नमेंट जो है बनाई गई। यह जो है वो काफी डिकेड तक चलने वाली प्रक्रिया थी, जिसमें बहुत सारे वार हुए और रेवोल्यूशंस हुई। इसके अलावा बहुत सारे आइडियोलॉजिकल बैटल हुई और पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हुए। यहाँ हमें ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर हम नेशनलिज्म को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो केवल इम्पोर्टेंट लीडर्स द्वारा किए गए कामों और उनके द्वारा कहे गए शब्दों पर ही ध्यान देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसको समझने के लिए हमें आम लोगों की एस्पिरेशन और एक्टिविटीज को भी देखना होगा। हमें देखना होगा कि एवरीडे लाइफ की छोटी छोटी घटनाओं में नेशनलिज्म जो है वो किस तरह से एक्सप्रेस होता है। इसलिए नेशनलिज्म जो है वो कैसे फैलता है यह समझने के लिए हमें न केवल यह जानना पड़ेगा कि नेता जो है क्या कहते थे, बल्कि ये भी समझना होगा कि लोग जो है उनके द्वारा कहे गए शब्दों को कैसे समझते थे और अपनाते थे। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि लोग जो है कैसे एक नेशन के साथ जुड़कर देखने लगे, तो हमें यह जानना होगा कि नेशनलिस्ट भावनाओं को आर्ट, लिटरेचर और सॉन्ग के जरिए आर्टिस्ट और राइटर ने किस तरह से दिखाया था। तो चलिए फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट को कवर करते हैं। अगर हम चैप्टर की एक एक चीज को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो चैप्टर हमें काफी इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरियू, उसने 4 प्रिंट की एक सीरीज बनाई। इसमें उसने सपनों का एक ऐसा वर्ल्ड रचा जो उसके शब्दों में डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक से मिलकर बना था। इस सीरीज के अपने पहले प्रिंट में यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया गया है। इसमें सभी उम्र और सोशल क्लास के जो मेन और वुमेन हैं वे एक लंबी कतार में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का सम्मान करते हुए जा रहे हैं। आपको ये याद होगा ही कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो है आर्टिस्ट लिबर्टी को जो है फीमेल फिगर का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ आप टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट को पहचान सकते हैं जो कि उसके हाथ में है और दूसरे हाथों में जो है लोग के अधिकारों का चार्टर है। वहीं इमेज के सामने जमीन पर एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के जो सिंबल हैं उसके अवशेष मतलब रिमेन्स जो है वो बिखरे पड़े हैं।
एब्सोल्यूटिज्म जो है एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था होती है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई भी अंकुश नहीं होता है। हिस्ट्री में जो है ऐसी सरकारों को जो है मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। तो सोरियू का जो यूटोपियन विजन था उसमें दुनिया के लोग जो हैं वो अलग अलग राष्ट्र में मतलब नेशन में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान जो है उनके फ्लैग और नेशनल कॉस्ट्यूम से होती है। यूटोपियन जो है एक ऐसा विजन है सोसाइटी का जो कि इतना आइडियल है कि उसका साकार होना लगभग इम्पॉसिबल है। इस फिगर में जो है हम और देखते हैं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से कहीं आगे इस जुलूस का जो नेतृत्व है मतलब लीडिंग जो है वो यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड कर रहे हैं, जो कि अब तक नेशन स्टेट बन चुके थे। इसी में हम देख सकते हैं कि फ्रांस जो कि रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर से पहचाना जा सकता है वो स्टैच्यू के पास जो है अभी अभी पहुंचा है। उसके पीछे जो है जर्मनी के लोग हैं जो कि ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर का फ्लैग थामे हुए हैं। यह जानना काफी दिलचस्प है कि जिस समय सोरियू ने जो है इस इमेज को क्रिएट किया था उस समय जर्मन के लोग जो हैं एक यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की लिबरल होप थी, जिसमें बहुत सारे जर्मन स्पीकिंग रियासतों को एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत एक नेशन स्टेट में यूनिफाई करने की चाह थी। तो जर्मन लोगों के बाद अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिली, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रसिया के लोग हैं। वहीं इसके साथ साथ यह भी दिखाया गया है कि ऊपर स्वर्ग से क्राइस्ट मतलब कि ईसा मसीह, सेंट्स मतलब कि संत और एंजल्स मतलब कि फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। आर्टिस्ट ने जो है इनका इस्तेमाल दुनिया के मतलब कि वर्ल्ड के नेशन के बीच फ्रेटर्निटी का सिंबल के रूप में यूज किया है। इस चैप्टर में जो है ऐसे कई इशू जो है उठाए जाएंगे जिसकी कल्पना जो है सोरियू ने इस चित्र में मतलब कि इस फिगर में की थी। तो 19वीं सेंचुरी के दौरान नेशनलिज्म जो है एक ऐसे फोर्स के रूप में इमर्ज किया जिसने यूरोप के पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड में चेंजेस ला दिए। इन परिवर्तनों के कारण हम देखते हैं कि मल्टीनेशनल डायनेस्टिक अंपायर की जगह पर अब नेशन स्टेट जो है यूरोप में इमर्ज होने लगा। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे मॉडर्न स्टेट की कंसेप्ट और प्रैक्टिसेस जो है विकसित हो रहे थे जिसमें एक क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी पर जो सॉवरेन कंट्रोल है वो सेंट्रलाइज्ड पावर का था। लेकिन नेशन स्टेट में जो है न केवल उसके रूलर्स बल्कि उसके अधिकांश जो सिटीजन थे उनमें एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी और शेयर्ड हिस्ट्री या विरासत की भावना थी। कॉमननेस की ये जो भावना है यह अनंत काल से नहीं थी बल्कि यह जो है स्ट्रगल, लीडर्स और आम लोगों की वजह से थी। इस चैप्टर में हम इन डाइवर्स प्रोसेस को देखेंगे जिसके तहत 19वीं सेंचुरी के यूरोप में नेशन स्टेट और नेशनलिज्म जो है अस्तित्व में आए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में इसलिए पढ़ने वाले हैं क्योंकि पहली क्लियर एक्सप्रेशन जो नेशनलिज्म की हमें मिली थी वह इसी से मिली थी और वो भी 1789 में। जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस जो है एक टेरिटोरियल स्टेट था इस पर एक एब्सोल्यूट मोनार्क जो है रूल करता था। और इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण हम देखते हैं कि पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज आए जिसके कारण सॉवरेनिटी का ट्रांसफर हो गया मोनार्की से फ्रेंच सिटीजन को। रेवोल्यूशन ने घोषणा की कि अब जो है लोगों द्वारा नेशन का गठन होगा और वे ही जो है उसकी डेस्टिनी तय करेंगे।
शुरुआत से ही फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने जो है ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रेंच पीपुल में जो है एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है उसकी भावना पैदा हो सकती थी। ला पाट्री द फादरलैंड और ले सेटियोन द सिटीजन जैसे आइडियाज ने एक यूनाइटेड कम्युनिटी के विचार पर बल दिया जिसे एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इक्वल राइट प्राप्त थे। इसके अलावा एक नया फ्रेंच फ्लैग जो कि ट्राई कलर था उसको चुना गया जिसने पहले के रॉयल स्टैंडर्ड को रिप्लेस कर दिया। इसके बाद स्टेट जनरल का जो चुनाव है वह एक्टिव सिटीजन के द्वारा किया गया और उसका नाम जो है बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। नए हाइमन्स को कंपोज किए गए, ओथ ली गई, शहीदों का जो है गुणगान हुआ और ये सब जो हुआ वह नेशन के नाम पर हुआ। इसके बाद एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लागू की गई और इसने टेरिटरीज में रहने वाले सभी सिटीजन के लिए समान कानून बनाए। इसके बाद इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज को जो है एबॉलिश कर दिया गया और एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट और मेजर को अपना लिया गया। इसके अलावा रीजनल जो डायलेक्ट थे मतलब कि जो आम जिंदगी में बोली जाने वाली भाषाएं थी उसको डिस्करेज किया गया और पेरिस में जैसी फ्रेंच बोली और लिखी जाती थी वही नेशन का जो है कॉमन लैंग्वेज बन गया। इसके साथ साथ रिवॉल्यूशनरीज ने यह भी घोषणा की कि फ्रेंच नेशन का यह डेस्टिनी और मिशन था कि वह यूरोप के लोगों को डेस्पोटिक रूलर से मुक्त कराए, मतलब अनकंट्रोल्ड जो रूलर होते थे उससे मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो फ्रांस जो है वो यूरोप के लोगों को नेशन में गठित होने में मदद कर देगा। जब फ्रांस की जो घटनाएं हैं इसकी खबर यूरोप के अलग अलग शहरों में पहुंची तो स्टूडेंट और एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग जो हैं जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी एक्टिविटीज और कैंपेन ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी। रेवोल्यूशनरी वार के शुरू होने के साथ ही फ्रेंच आर्मी जो है वो नेशनलिज्म के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले भी शुरू किया जा चुका था। हालांकि फ्रांस में मोनार्की वापस लाकर नेपोलियन ने जो है वहां की डेमोक्रेसी को नष्ट कर दिया था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उसने जो है रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल का यूज किया ताकि होल सिस्टम जो है वो ज्यादा रेशनल और इफिशिएंट बन सके। इसके अलावा सिविल कोड ऑफ 1804 जिसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है उसने जो है बर्थ के आधार पर जो प्रिविलेजेस मिलती थी उसको खत्म कर दिया। इक्वालिटी बिफोर लॉ को एस्टेब्लिश किया और राइट टू प्रॉपर्टी को जो है सिक्योर किया। इस कोड को उस रीजन में लागू किया गया जहां पर फ्रेंच का कंट्रोल था। नेपोलियन जो है यहीं नहीं रुका, उसने जो है डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई किया, फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किया और किसानों को जो है दास प्रथा और जागीरदारी जो शुल्क होता था उससे मुक्ति दिलाई। इसके बाद टाउन में भी गिल्ड रेस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया गया। फिर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। इन सारे सुधारों से पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स और न्यू बिजनेसमैन ने जो है नई नई मिली फ्रीडम का स्वाद चखा। बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर जो थे गुड्स के, उन्होंने रियलाइज किया कि यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स और एक कॉमन नेशनल करेंसी जो है वो सहूलियत देगा मूवमेंट और एक्सचेंज ऑफ गुड्स में, और इसके अलावा एक रीजन से दूसरे रीजन में कैपिटल के एक्सचेंज में भी मदद करेगा। लेकिन इन सब के बावजूद जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रेंच रूल के प्रति मिली जुली रिएक्शन थी।
शुरुआत में अनेक जगहों पर जैसे कि हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे कि ब्रसेल्स, मेंज, मिलान और वार्सो में जो है फ्रेंच आर्मीज का लिबर्टी का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। लेकिन शुरुआती जो उत्साह था वो धीरे धीरे दुश्मनी में बदल गया जब ये साफ हो गया कि न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो है वो पॉलिटिकल फ्रीडम के अनुरूप नहीं है। और ये उन्हें तब समझ में आया जब टैक्सेशन जो है वो इंक्रीज कर दी गई, सेंसरशिप लगा दी गई और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरदस्ती जब भर्ती होने लगे और उससे काफी नुकसान होने लगा। और ये जो नुकसान था ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो चेंजेस हुए थे उससे मिले जो फायदे थे उससे कहीं ज्यादा नुकसान थे। तो हम देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो हुए वो तो अच्छे के लिए हुए, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम का जो कंसेप्ट उन्हें चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो अगर आप 18वीं सेंचुरी के मिड के यूरोप के मैप को देखेंगे तो उसमें वैसे नेशन स्टेट नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब किंगडम, डचीज और कैंटोन्स में बटे हुए थे, जिनके रूलर्स के पास ऑटोनोमस टेरिटरीज थी। वहीं ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो है वो ऑटोक्रेटिक मोनार्की के कंट्रोल में था और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे जो है अपने आप को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी या कॉमन कल्चर के रूप में नहीं देखते थे। अक्सर जो है वे लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे और अलग अलग इथनिक ग्रुप के सदस्य थे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला जो हैब्सबर्ग अंपायर था वो कई अलग अलग क्षेत्रों और लोगों के जनसमूह को जोड़कर बना था। इसमें अल्पाइन रीजन के टायरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहां के एरिस्टोक्रेसी में ज्यादातर लोग जो है वो जर्मन भाषा बोलते थे। हालांकि हैब्सबर्ग अंपायर में जो है लोम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इटालियन प्रोविंस भी शामिल थे। वहीं अगर हम हंगरी की बात करें तो वहां के आधे लोग जो है मैग्यार लैंग्वेज बोलते थे, जबकि बाकी लोग जो है अलग अलग बोलियों का इस्तेमाल करते थे। अगर हम ग्लासिया की बात करें तो वहां के जो एरिस्टोक्रेसी थे वो पोलिश लैंग्वेज बोलते थे। इन तीन डोमिनेट ग्रुप के अलावा हैब्सबर्ग अंपायर की बाउंड्रीज के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले पीजेंट्स भी रहते थे, जैसे नॉर्थ में जो है बोहेमियन और स्लोवाक, कॉर्नियोला में स्लोवेंस, साउथ में क्रोएट और ईस्ट की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग थे। ऐसे डिफरेंसेस जो हैं पॉलिटिकल यूनिटी को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन डाइवर्स ग्रुप को आपस में बांधने वाला जो चीज था वो केवल सम्राट के प्रति उनकी निष्ठा थी। तो अब ये सवाल उठता है कि ये जो नेशनलिज्म है और जो आइडिया है नेशन स्टेट का, ये कैसे इमर्ज किया। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास की। तो सोशली और पॉलिटिकली जो जमीन का मालिक एरिस्टोक्रेसी था वो डोमिनेंट क्लास था पूरे कॉन्टिनेंट में। इस क्लास के जो मेंबर थे वे यूनाइटेड थे एक कॉमन वे ऑफ लाइफ से, मतलब एक कॉमन जीवन शैली जो होती है उससे बंधे हुए थे। वे जो है ग्रामीण इलाकों में स्टेट के और शहर में हवेलियों के मालिक थे और वे जो है डिप्लोमेसी और हाई सोसाइटी में फ्रेंच भाषा का यूज करते थे। वहीं उनके जो परिवार थे वे अक्सर मैरिज टाइज से आपस में जुड़े हुए होते थे। लेकिन यह जो एरिस्टोक्रेसी ग्रुप था ये संख्या के लिहाज से एक छोटा सा ग्रुप था और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो पीजेंट्री थी। वेस्ट में जो है ज्यादातर जो जमीन थी उस पर टीनेंट्स और स्मॉल ओनर जो है खेती करते थे। वहीं ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में लैंड जो है वो जागीरों मतलब कि स्टेट में बटी हुई थी, जिस पर कल्टीवेशन का जो काम है वो सर्फ
मतलब कि जो दास प्रथा के अंदर लोग थे वे करते थे। वहीं अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो वेस्टर्न और पार्ट ऑफ द सेंट्रल यूरोप में जब ग्रोथ हुआ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रेड का, तो इससे जो है टाउन का ग्रोथ हुआ और कमर्शियल क्लास भी इमर्ज हुआ, जिसका अस्तित्व जो है बाजार के लिए प्रोडक्शन पर टिका हुआ था। अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो यह जो है इंग्लैंड में सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में शुरू हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के पार्ट में जो है यह 19th सेंचुरी में जाकर ही शुरू हो पाया। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप हम देखते हैं कि नई सोशल ग्रुप जो है अस्तित्व में आए और वे थे वर्किंग क्लास पॉपुलेशन और मिडिल क्लास, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल लोगों से बने थे। लेट 19th सेंचुरी तक सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में इन ग्रुप का जो नंबर था वो काफी छोटा था। हालांकि ये एजुकेटेड, लिबरल, मिडिल क्लास के लोग ही थे जिनमें एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस खत्म होने के बाद जो नेशनल यूनिटी का आइडिया था वो पॉपुलैरिटी गेन किया। तो चलिए अब जानते हैं कि लिबरल नेशनलिज्म का क्या मतलब था। तो यूरोप में 19th सेंचुरी की शुरुआती दशकों में नेशनल यूनिटी से जो संबंधित विचार था वह लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ था। तो ये जो टर्म है लिबरलिज्म, ये डिराइव हुआ है लैटिन रूट लिबर से, जिसका मतलब होता है फ्री, मतलब कि आजाद। तो न्यू मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, मतलब कि व्यक्ति के लिए आजादी, और इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, मतलब कि कानून के सामने सबका बराबर अधिकार। वहीं अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो लिबरलिज्म जो है एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो कि सहमति से बना हो। फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय से ही लिबरलिज्म जो है वो चाहता था कि ऑटोक्रेसी और जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं उसका खात्मा हो, एक संविधान हो और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो जो कि पार्लियामेंट के थ्रू चलता हो। इसके अलावा 19th सेंचुरी में जो लिबरल्स थे वे चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो हक है वो भी मिले, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का विचार रखने वाले जो है वो यूनिवर्सल सफरेज के पक्ष में भी हो, मतलब कि राइट टू वोट भी देने के पक्ष में हो सभी लोगों को। आपको शायद याद होगा ही कि रिवॉल्यूशनरी फ्रांस में जब हम पढ़े थे तो वहां पर पहला जो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था लिबरल डेमोक्रेसी में, उसमें जो राइट टू वोट है और इलेक्ट होने का जो अधिकार है वो केवल उन लोगों को दिया गया था जिनके पास प्रॉपर्टी हो, और जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं थी और सभी औरतों को जो है इस पॉलिटिकल राइट से एक्सक्लूड कर दिया गया था। वहीं केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी एडल्ट मेल को मताधिकार, मतलब कि सफरेज का अधिकार था। हालांकि नेपोलियन कोड आने के कारण फिर से सफरेज को जो है लिमिटेड कर दिया गया और वुमेन को जो है माइनर का स्टेटस मिल गया जो कि फादर और हस्बैंड के अधीन हो। और इन्हीं कारणों से थ्रू आउट द 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के शुरुआती वर्षों में वुमेन और जो लोग के पास प्रॉपर्टी नहीं थी उन लोगों ने बहुत सारे मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया और डिमांड किया कि हमें भी इक्वल पॉलिटिकल राइट मिले। तो चलिए अब हम लिबरलिज्म का मतलब इकोनॉमिक स्फीयर में देखें। तो इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब था कि मार्केट को फ्रीडम मिले और जो स्टेट जो इम्पोज करता है रिस्ट्रिक्शन उससे छुटकारा मिले, ताकि आसानी से गुड्स और कैपिटल का जो मूवमेंट हो वो हो सके। 19th सेंचुरी के दौरान जो है इमर्जिंग मिडिल क्लास की यह एक जोरदार मांग थी। आइए हम 19th सेंचुरी के पहले भाग में जर्मन भाषा, मतलब कि जर्मन स्पीकिंग इलाकों का उदाहरण ले। तो नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के कारण बहुत सारे छोटे छोटे जो प्रिंसिपैलिटीज थे उनसे मिलकर 39 स्टेट्स का एक कॉन्फेडरेशन बना। इनमें से प्रत्येक की अपनी करेंसी थी और वेट और मेजर थे। एक मर्चेंट्स को जो कि ट्रेवल कर रहा था 1833 में, उसको अगर हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जो है अपना सामान बेचना है तो उसे लगभग 11 मतलब कि 11 कस्टम बैरियर से गुजरना पड़ता था और प्रत्येक जगह उसे कस्टम ड्यूटी के रूप में 5% के आसपास देना पड़ता था।
और जो ड्यूटीज उस पर लगाई जाती थी वह उसके वेट या मेजरमेंट जो गुड होती थी उसके आधार पर तय की जाती थी। और चूंकि प्रत्येक रीजन का अपना सिस्टम था वेट और मेजर्स का, इसलिए इनकी जो कैलकुलेशन होती थी वे काफी टाइम कंज्यूमिंग थी। अगर हम एक एग्जांपल लेके बात करें तो अगर हमें क्लॉथ को मेजर करना है तो उसके लिए एलए यूनिट यूज होता था, जो कि प्रत्येक रीजन में डिफरेंट वैल्यू ऑफ लेंथ देता था। एक एलए जो कि फ्रैंकफर्ट में आपको 54.7 सेंटीमीटर क्लॉथ देगा, वही मेंस में 55.1 सेंटीमीटर देगा, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर देगा और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर देगा। तो हम देख सकते हैं कि रीजन बाय रीजन ये वेरी करता था। और इन सब के कारण हम देख सकते हैं कि यह जो है एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करता था इकोनॉमिक एक्सचेंज में, और इसके अलावा न्यू कमर्शियल क्लास के ग्रोथ में भी यह बाधा बनता था। और इसलिए वे चाहते थे कि एक यूनिफाइड जो है इकोनॉमिक टेरिटरी हो, जहां पर बिना रोक टोक के गुड्स, पीपुल और कैपिटल का ट्रांसफर हो सके। इन सब को देखते हुए फाइनली 1834 में एक कस्टम यूनियन जोल्वेरिन जो है प्रूसिया के इनिशिएटिव पर फॉर्म किया गया और बाकी जर्मन स्टेट के द्वारा भी इसे ज्वाइन कर लिया गया, जिसके फलस्वरूप यह देखने को मिला कि इस यूनियन ने टैरिफ बैरियर को खत्म कर दिया और जो नंबर ऑफ करेंसीज थी वो अब 2 पर रुक गई, जबकि पहले 30 से ज्यादा थी। इसके अलावा नेटवर्क ऑफ रेलवे ने और गति प्रदान की, जिससे नेशनल यूनिफिकेशन में इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है सहायक बना। तो हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म की चाह ने लोगों के मन में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो है वो धीरे धीरे तेज किया और इसे मजबूत बनाया। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी वो कंजर्वेटिज्म की भावना से प्रेरित थी। कंजर्वेटिव का मानना था कि जो स्टेट और सोसाइटी के एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल थिंग है, जैसे कि मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी और जो फैमिली वैल्यूज हैं, उनको प्रिजर्व करना चाहिए। फिर भी जो अधिकतर कंजर्वेटिव लोग थे वे जो है रिवॉल्यूशन के पहले के दौर में पूरी तरह से वापसी नहीं चाहते थे। उन लोगों ने नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए चेंजेस से यह जान लिया था कि मॉडर्नाइजेशन जो है वो मोनार्की जैसी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को मजबूत बना सकती है। यह जो है स्टेट पावर को ज्यादा इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बना सकती है। उनका मानना था कि अगर एक मॉडर्न आर्मी हो, इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी हो, एक डायनामिक इकोनॉमी हो, इसके अलावा फ्यूडलिज्म और सर्फडम को जो है एबॉलिश कर दिया जाए, तो ऑटोक्रेटिक मोनार्की को जो है शक्ति प्रदान किया जा सकता है। उधर 1815 में जो रिप्रेजेंटेटिव थे यूरोपियन पावर के, जैसे कि ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया जो है, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, वे जो है यूरोप के सेटलमेंट के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन मतलब कि कांग्रेस की मेजबानी जो है वो ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। इसमें डेलीगेट्स ने जो है 1815 की ट्रीटी ऑफ वियना तैयार की, जिसका उद्देश्य उन सारे बदलावों को खत्म करना था जो कि नेपोलियन वार के दौरान हुए थे। बर्बन डायनेस्टी, जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हटा दिया गया था, उसको फिर से रीस्टोर कर दिया गया और फ्रांस ने जो है उन सारे टेरिटरीज को खो दिया जो कि उसने नेपोलियन के रहने के दौरान कब्जा कर लिया था। इसके बाद बहुत सारे स्टेट को जो है वो फ्रांस के बाउंड्री पर सेटअप किया गया, ताकि फ्रेंच का जो एक्सपेंशन है वो फ्यूचर में ना हो सके। इसलिए नॉर्थ में जो है किंगडम ऑफ नीदरलैंड स्थापित किया, जिसमें बेल्जियम शामिल था, और साउथ में जो है जेनेवा को पिडमॉन्ट में जोड़ दिया गया। इसके बाद प्रूसिया को जो है उसकी वेस्टर्न बाउंड्री पर जो है इंपॉर्टेंट नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को जो है नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल सौंपा गया। लेकिन नेपोलियन ने जो 39 स्टेट का जर्मन कन्फेडरेशन सेटअप किया था उसको यूं ही छोड़ दिया गया। इसके अलावा ईस्ट में जो है रसिया को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रूसिया को जो है सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इन सब का मेन इंटेंशन ये था कि मोनार्की को जो है फिर से वापस लाया जाए, जो कि नेपोलियन के द्वारा उखाड़ फेंका गया था।
साथ ही यूरोप में जो है एक नई कंजर्वेटिव ऑर्डर जो है कायम करने का भी लक्ष्य था। इन सब के बाद हम देखते हैं कि 1815 में जो कंजर्वेटिव रेजिम सेटअप की गई थी वो ऑटोक्रेटिक थी। वे जो है क्रिटिसिज्म मतलब कि आलोचना और असहमति मतलब कि डिसेंट को जो है बर्दाश्त नहीं करती थी और उन एक्टिविटीज को दबाना चाहती थी जो कि ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी पर सवाल उठाती थी। इसके अलावा जो ज्यादातर सरकारें थी उन्होंने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर कंट्रोल लगाना था जिनसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़े लिबर्टी और फ्रीडम के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो मेमोरी थी वह लिबरल को जो है लगातार प्रेरित करती रही और आगे जाकर लिबरल नेशनलिस्ट जो कि क्रिटिसाइज करते थे न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर को, उन्होंने वन ऑफ द मेजर इशू को उठाया और वो था फ्रीडम ऑफ प्रेस का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि ये न्यू कंजर्वेटिव जो ऑर्डर आया था उसके चलते रिवॉल्यूशनरीज ने क्या किया। तो 1815 के बाद के सालों में कुचले जाने के डर से बहुत सारे जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वे जो है अंडरग्राउंड हो गए। इसके बाद सीक्रेट सोसाइटी जो है सेटअप किया गया ताकि रिवॉल्यूशनरीज को जो है ट्रेन किया जाए और आइडियाज को जो है फैलाया जा सके। उस समय रिवॉल्यूशनरी होने का मतलब था कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपोज करने का कमिटमेंट हो जो कि एस्टेब्लिश हुई थी वियना कांग्रेस के बाद और लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करे। इनमें से बहुत सारे जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनका मानना था कि नेशन स्टेट को क्रिएट करना एक नेसेसरी पार्ट है फ्रीडम के स्ट्रगल में। इन्हीं में से एक इंडिविजुअल था इटालियन रिवॉल्यूशनरी ग्यूसेप्पे मेजीनी। उसका जन्म जो है 1807 में जेनेवा में हुआ था और वह जो है कार्बोनारी के सीक्रेट सोसाइटी का सदस्य बन गया। इसके बाद 24 इयर्स की उम्र में जो है लिगुरिया में रेवोल्यूशन करने के लिए उसे देश निकाला दे दिया गया। लेकिन फिर भी उसने जो है दो और अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटीज की स्थापना की। पहला था मार्सेलिस में यंग इटली और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप, जिसके मेंबर पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट में एक जैसा विचार रखने वाले यंग आदमी थे। मैजीनी का मानना था कि भगवान की मर्जी के अनुसार नेशन जो है वो नेचुरल यूनिट है मैनकाइंड का, इसलिए इटली जो है वो छोटे स्टेट और किंगडम में नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बनाना था जिसके अंदर नेशन के बीच गठबंधन हो मतलब कि अलायंस हो और ये यूनिफिकेशन ही जो है इटली के लिबर्टी का बेसिस हो सकता था। उसके इस मॉडल को देखकर जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी जो है सीक्रेट सोसाइटीज कायम किए गए। मैजीनी के इस तरह मोनार्की को बहुत ज्यादा अपोज करने के कारण और उसका जो विजन था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, इसने जो है कंजर्वेटिव को डरा दिया। इसी कारण ऑस्ट्रियन चांसलर मेटरनिच ने जो है उसे सोशल ऑर्डर का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मैजीनी ने जो है सीक्रेट सोसाइटी सेटअप करके कंजर्वेटिव में जो है डर पैदा कर दिया। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस की और इसमें हम बात करेंगे 1830 से लेके 1848 तक। तो जैसे जैसे कंजर्वेटिव रेजिम ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक रीजन में जो है लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को रेवोल्यूशन से जोड़कर देखा जाने लगा। और ये जो यूरोप के रीजन थे ये थे इटालियन और जर्मन स्टेट, द प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड और पोलैंड। इन रेवोल्यूशन की जो कमान थी वो थी लिबरल नेशनलिस्ट के पास, जो कि एजुकेटेड मिडिल क्लास से आते थे और उनमें प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क और मेंबर जो थे कॉमर्शियल मिडिल क्लास के आते थे। इन सब के कारण जो पहला विद्रोह हुआ वो फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बर्बन किंग जिसके पावर को रीस्टोर कर दिया गया था 1815 के बाद कंजर्वेटिव रिएक्शन के दौरान, उसे अब लिबरल रिवॉल्यूशनरीज ने जो है उखाड़ फेंक दिया
और उसकी जगह एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इंस्टॉल किया और उसका जो हेड बनाया वो लुइस फिलिप को बनाया। वहीं मेटरनिच ने एक बार ये कहा था कि जब फ्रांस जो है छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। और ये जो है हमें देखने को मिला जब जुलाई रेवोल्यूशन से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप बेल्जियम जो है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। आगे हम देखते हैं कि एक इवेंट जिसने जो है नेशनलिस्ट फीलिंग लाई थी एजुकेटेड एलिट में, वो था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस जो है वो ऑटोमन एम्पायर का 15th सेंचुरी से ही हिस्सा रहा है। यूरोप में रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की प्रगति से ग्रीक में जो है आजादी के लिए संघर्ष मतलब कि स्ट्रगल जो है वो 1821 में शुरू हो गया। ग्रीक के नेशनलिस्ट को सपोर्ट मिला उन ग्रीक के लोगों से जिन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया था। इसके अलावा उन्हें वेस्ट यूरोपियन से भी बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला जो कि एंशिएंट ग्रीक कल्चर के साथ सहानुभूति रखते थे। वहीं पोएट और आर्टिस्ट ने जो है वो ग्रीस को जो है यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल बताया, मतलब पालन पोषण करने वाला जैसा बताया, और एक मुस्लिम अंपायर के विरुद्ध स्ट्रगल करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया। इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ने जो है धन इकट्ठा किया और बाद में जो है युद्ध में लड़ने भी गए, जहां पे 1824 में बुखार से जो है उनकी मृत्यु हो गई। फाइनली हम देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो 1832 का, उसने जो है ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया। और ग्रीस की इस सफलता ने जो है यूरोप में नेशनलिज्म की लहर फैला दी। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो ये जो नेशनलिज्म का डेवलपमेंट हो रहा था वो केवल वार और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नहीं हो रहा था, बल्कि कल्चर ने जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था नेशन के आइडिया को क्रिएट करने में, जैसे कि आर्ट और पोएट्री, इसके अलावा स्टोरीज और म्यूजिक ने जो है नेशनलिस्ट फीलिंग को एक्सप्रेस करने में मदद की। आइए अब हम रोमांटिसिज्म को देखें, जो कि एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट था जो एक खास तरह का नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो है विकास करना चाहता था। तो रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट ने जो है हमेशा रीजन और साइंस को जो है क्रिटिसाइज किया और उसकी जगह इमोशन, इंस्टीट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग पर जोर दिया, मतलब भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनकी कोशिश थी कि वो जो है क्रिएट करे एक सेंस शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज का, जिसका एक कॉमन कल्चरल पास्ट हो और वो जो है बेसिस बने नेशन का। वहीं दूसरे रोमांटिक्स जैसे कि जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्राइड हर्डर ने दावा किया कि ट्रू जर्मन कल्चर जो है वो कॉमन पीपुल में ही ढूंढा जा सकता है और जो नेशन की ट्रू स्पिरिट है वो फोल्क सॉन्ग, फोल्क पोएट्री और फोल्क डांस के थ्रू प्रकट की जा सकती है। इसलिए नेशन बिल्डिंग के लिए इन फोल्क कल्चर को जो है कलेक्ट करना और रिकॉर्ड करना जरूरी था। इसके अलावा लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज पर जोर देना और जो लोकल लोक साहित्य था उसको कलेक्ट करने का उद्देश्य जो है केवल एंशिएंट नेशनल भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज को जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिनमें से अधिकांश लोग जो है इलिटरेट थे, मतलब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। यह जो है खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका जो है 18th सेंचुरी के अंत में रसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने पार्टीशन कर दिया था। हालांकि अब पोलैंड जो है एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं था, फिर भी उसमें जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी उसको जिंदा रखने के लिए म्यूजिक और लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो कैरोल कुरपिंस्की ने नेशनल स्ट्रगल को जो है अपने ओपेरा और म्यूजिक से गुणगान किया और पोलेनेस और माजुरुका जैसे फोल्क डांस को जो है राष्ट्रीय प्रतीक मतलब कि नेशनलिस्ट सिंबल में बदल दिया। तो ये तो हमने देखा कि फोल्क जो कल्चर था उसने नेशनलिस्ट फीलिंग कैसे जगाई। अब हम देखेंगे कि लैंग्वेज ने जो है कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को जगाने में। तो रसिया के कब्जे के बाद पोलिश जो लैंग्वेज है उसको स्कूल से हटा दिया गया और रसियन लैंग्वेज जो है वो हर जगह इंपोज कर दिया गया।
और इसका नतीजा ये हुआ कि 1831 में रसिया के विरुद्ध एक आर्म्ड रिबेलियन हुआ, जिसे जो है आखिरकार कुचल दिया गया। इसके बाद बहुत सारे जो मेंबर थे कैलर्जी के पोलैंड में, उन्होंने लैंग्वेज को जो है एक वेपन मतलब कि एक हथियार की तरह यूज करने लगे नेशनल रेसिस्टेंस में। वे जो है पॉलिश का यूज करने लगे चर्च गैदरिंग में और सारे के सारे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में। और इसका नतीजा यह देखने को मिला कि बड़ी संख्या में प्रीस्ट और बिशप्स को जो है या तो जेल में डाल दिया गया या फिर उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने जो है रशियन भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। तो इस तरह से पॉलिश जो लैंग्वेज है वो एक तरह का सिंबल बना स्ट्रगल का रशियन डोमिनेंस के खिलाफ। तो हम देख सकते हैं कि लैंग्वेज जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है नेशनलिस्ट फीलिंग को जगाने में। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट की। तो 1830 का जो साल था वो यूरोप में भारी कठिनाइयां लेकर आया। 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में यूरोप में जो है बहुत ही तेजी से पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हुई और इसका नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वाले जो लोग थे उनका जो नंबर था वो उपलब्ध रोजगार से ज्यादा था। तो एक तो जॉब ऐसे ही कम थी, ऊपर से रूरल एरिया से जो है बहुत ही आबादी में शहर जाकर लोग जो है भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगे। तो ये जो है ये तो आम लोगों की परेशानी थी। वहीं दूसरी तरफ जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे उनको जो है टाउन में काफी कंपटीशन मिलता था उन इंपोर्ट से जो कि इंग्लैंड से आते थे, क्योंकि ये जो इंपोर्ट होते थे वे काफी सस्ते होते थे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो इंग्लैंड में ज्यादा एडवांस था इन कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में। और इन स्मॉल प्रोड्यूसर को जो है ज्यादा कंपटीशन इसलिए झेलना पड़ा अगर हम बात करें तो, क्योंकि इनका जो मेनली काम होता था वो या तो घरों में होता था या फिर छोटे छोटे वर्कशॉप में होता था, जो कि बहुत ही छोटे तौर पर हम बोले तो मैकेनाइज्ड होती थी। वहीं अगर हम पीजेंट्स की बात करें तो उन रीजन्स में जहां पर एरिस्टोक्रेसी जो है अभी भी अपना पावर एंजॉय करती थी, वहां जो है पीजेंट की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि उन पर जो है फ्यूडल ड्यूज और ऑब्लिगेशन का बर्डन था। इन सब के अलावा अगर किसी साल प्राइस जो है फूड की बढ़ जाती थी या फिर फसल जो है वो खराब हो जाती थी, तो गरीबी जो है वो टाउन और विलेज दोनों में फैल जाती थी। इसी तरह का 1848 जो है एक साल था। इस साल खाने पीने की कमी और बहुत ज्यादा बेरोजगारी के कारण जो है पेरिस के लोग सड़कों पर उतर गए। इसके बाद जगह जगह जो है बैरिकेड लगाए गए और लुइस फिलिप को भागने पर मजबूर कर दिया गया। इन सब का यह नतीजा निकला कि एक नेशनल असेंबली जो है वो बुलाई गई और उसने जो है एक रिपब्लिक की घोषणा करते हुए 21 साल से ऊपर सभी एडल्ट मेल को जो है वोट देने का अधिकार प्रदान किया और साथ ही साथ राइट टू वर्क की गारंटी दी। इसके बाद नेशनल वर्कशॉप जो है वो खोले गए ताकि एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाए। तो हम देख सकते हैं कि 1848 का जो विरोध था वो काफी हद तक सफल रहा। वहीं इस विद्रोह से पहले भी 1845 में जो है सिलेसिया में बुनकरों ने मतलब कि वीवर्स ने जो है उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह किया था जो उन्हें रॉ मटेरियल देकर फिनिश्ड टेक्सटाइल लेते थे, परंतु उन्होंने जो है उनके दाम बहुत ही कम कर दिए थे। एक्चुअली हुआ यह था कि 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ मतलब कि वीवर की जो है एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतार मतलब कि 2 लाइन चलते हुए ठेकेदार की कोठी पर पहुंची और वे जो है ज्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे, लेकिन वहां पहुंचते ही उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया और उन्हें जो है धमकियां दी गई। इसके बाद यह भीड़ जो है घर में जबरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर और चीनी मिट्टी से बनी चीजों को तोड़ दी। वहीं एक दूसरा ग्रुप जो है वो स्टोर हाउस में घुसकर कपड़े के भंडार को लूटकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया।
यह सब देखकर ठेकेदार जो है अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव में भाग गया। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव में शरण देने से इनकार कर दिया गया। फिर उसने 24 घंटे बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से वापस लौटा। इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें जो है 11 जो है वेबर को गोली मार दी गई। तो ये तो हमने देखा 1845 में वीवर्स का विरोध। अब हम बात करेंगे 1848 में लिबरल्स के रेवोल्यूशन की। तो 1848 में जब बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से किसान और मजदूर विद्रोह कर रहे थे, उसी समय उसके पैरेलल में ही एक पढ़े लिखे मिडिल क्लास की भी एक रिवॉल्यूशन हो रही थी। फरवरी 1848 की घटनाओं में राजा को जो है गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक रिपब्लिक की घोषणा की गई जो सभी मेल को सफरेज वोट देने का अधिकार प्रदान की। वहीं दूसरी तरफ यूरोप के अन्य भागों में जहां पर अभी तक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट अस्तित्व में नहीं आए थे, वहां पर जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, वहां के लिबरल मिडिल क्लास के मेन और वुमेन ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डिमांड करते हुए नेशनल यूनिफिकेशन की मांग पर जोर दिया। उन्होंने जो पॉपुलर अनरेस्ट ग्रो कर रहा था उसका फायदा उठाया और डिमांड की कि एक नेशन स्टेट जो है उसको क्रिएट किया जाए जो कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पर आधारित था। इसके बाद जर्मन रीजन में बहुत सारे जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थे जिसके मेंबर मिडिल क्लास प्रोफेशनल थे, बिजनेसमैन थे और प्रोस्पेरस आर्टिसंस थे, वे जो है साथ आए सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में और उन्होंने ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में वोट का फैसला लिया। इसके बाद 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव थे वे जो है एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में अपना स्थान ग्रहण कर लिया जो कि सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। यहाँ उन्होंने एक जर्मन नेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूप तैयार किया। इसके अनुसार इस देश की जो कमान है ऐसे राजा को सौंपी गई जो कि पार्लियामेंट के अंदर काम करेगा। इसके बाद जब प्रतिनिधियों ने प्रूसिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने जो है इसे रिजेक्ट कर दिया और साथ में ज्वाइन कर लिया उन राजाओं को जो इलेक्टेड असेंबली का विरोध कर रहे थे। इसके बाद एरिस्टोक्रेसी और सेना का जो विरोध है वो बढ़ गया, वहीं पार्लियामेंट का जो सोशल बेसिस था वो और कमजोर हो गया और इन सब का कारण ये था कि पार्लियामेंट में जो है मिडिल क्लास का प्रभाव अधिक था जिसके कारण उन्होंने मजदूरों और कारीगरों की जो मांग थी उसका विरोध किया जिसके चलते वे जो है उनका समर्थन खो बैठे और अंत में ये हुआ कि सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई। वहीं अगर हम लिबरल मूवमेंट में महिलाओं की बात करें तो लिबरल मूवमेंट के अंदर महिलाओं को पॉलिटिकल राइट देने का जो मुद्दा है वो हमेशा से कंट्रोवर्शियल था। हालांकि आंदोलन में जो है बहुत सालों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने एक्टिव रूप से भाग लिया था और अपने अधिकार को पाने के लिए उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन खोले, न्यूज़पेपर को शुरू किया और बहुत सारे पॉलिटिकल मीटिंग और डेमोन्स्ट्रेशन में भाग लिया। इसके बावजूद जो है उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया और बाद में जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की सभा जो है आयोजित की गई तब महिलाओं को केवल ऑब्जर्वर की हैसियत से विजिटर गैलरी में खड़े होने दिया गया। तो हम देख सकते हैं कि उनके इतनी मेहनत करने के बावजूद जो है उन्हें समान अधिकार नहीं दिया गया। आगे बढ़ते हैं तो कंजर्वेटिव फोर्सेस ने जो है वो लिबरल मूवमेंट को सप्रेस तो कर दिया लेकिन वे जो है ओल्ड ऑर्डर को वापस रीस्टोर नहीं कर पाए 1848 में। अब जो है मोनार्क को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि लिबरल नेशनलिस्ट को जो है कंसेशन देकर ही रेवोल्यूशन से छुटकारा पाया जा सकता है।
और इसी कारण 1848 के बाद के वर्षों में ऑटोक्रेटिक मोनार्की जो है सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप का, उन्होंने इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया उन चेंजेज को जो कि ऑलरेडी हो चुके थे वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले। इस प्रकार सर्फडम और बॉन्डेड लेबर को जो है एबॉलिश कर दिया गया हैब्सबर्ग वाले एरिया में और रसिया में। और इसके साथ साथ हैब्सबर्ग रूलर ने जो है वो ग्रांट की ज्यादा ऑटोनॉमी हंगेरियन को 1867 में। तो हम देख सकते हैं कि इन मूवमेंट का जो नतीजा है वो पॉजिटिव चेंजेज में मिला। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। और इसके अंदर हम बात करेंगे जर्मनी की और इस क्वेश्चन के साथ कि क्या आर्मी जो है नेशन की आर्किटेक्ट हो सकती है। तो चलिए इसका आंसर पता करते हैं। तो 1848 के बाद यूरोप में जो है वो नेशनलिज्म का डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन से जो है अलगाव होने लगा, मतलब कि दूर होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर पॉलिटिकल डोमिनेंस हासिल करने के लिए कंजर्वेटिव ने जो है अक्सर नेशनलिस्ट सेंटीमेंट का इस्तेमाल किया। और इसे जो है उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिसमें जर्मनी और इटली जो है यूनिफाई होकर नेशन स्टेट बने। तो जैसा कि आपने देखा है नेशनलिस्ट सेंटीमेंट जो है वो मिडिल क्लास जर्मन लोगों में काफी ज्यादा थी और उन्होंने 1848 में कोशिश किया कि डिफरेंट रीजन जो है जर्मन कॉन्फेडरेशन के उसको मिला के एक नेशन स्टेट बनाए जिसे जो है इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्न करेगा। लेकिन इस नेशन बिल्डिंग की जो लिबरल इनिशिएटिव थी इसको मोनार्की और मिलिट्री ने जो है मिलके दबा दिया और इनको दबाने में जो है प्रूसिया के लार्ज लैंड ओनर जिन्हें जंकर कहा जाता था उनका सपोर्ट मिला। इसके बाद प्रूसिया ने जो है वो नेशनल यूनिफिकेशन का जो मूवमेंट था उसका लीडरशिप संभाल लिया। उसका चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क जो है इस प्रक्रिया का जनक था, मतलब कि आर्किटेक्ट था, जिसने प्रूसिया की सेना और ब्यूरोक्रेसी की मदद ली। इसके बाद 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से जो है 3 युद्धों में प्रूसिया को जीत हुई और यूनिफिकेशन का जो प्रक्रिया था वो पूरा हुआ। इसके बाद जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह, मतलब कि सेरेमनी में जो है प्रूसिया के राजा विलियम फर्स्ट को जो है जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। आगे हम देखते हैं कि 18 जनवरी 1871 की सुबह जो है बेहद ठंड थी। इसी दिन एक असेंबली बुलाई गई जिसमें जर्मन स्टेट के प्रिंस थे, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव थे, इंपॉर्टेंट प्रूसियन मिनिस्टर थे, जिसमें चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क भी शामिल थे। और ये जो बैठक है वो वर्साय के महल के बेहद ठंडे हॉल ऑफ मिरर्स में हुई। इसमें सभा ने जो है वो प्रूसिया के कैसर विलियम फर्स्ट के नेतृत्व में जो है नए जर्मन अंपायर की घोषणा की। तो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस जो कि जर्मनी में हुआ उसमें हम साफ साफ प्रूसियन स्टेट पावर के डोमिनेंस को देख सकते हैं। इस नए स्टेट ने जो है जर्मनी में करेंसी, बैंकिंग, लीगल और जुडिशियल सिस्टम जो है उसके मॉडर्नाइजेशन पर काफी जोर दिया और प्रूसियन जो मेजर्स और प्रैक्टिसेस होती थी वो अक्सर एक मॉडल रहती थी पूरे जर्मनी के लिए। तो ये तो हमने जर्मनी का यूनिफिकेशन देखा। अब हम बात करेंगे इटली के यूनिफिकेशन की। तो जर्मनी की तरह ही इटली में भी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का एक लंबा हिस्ट्री रहा है। इटालियंस जो है वो सेवरल डायनेस्टिक स्टेट और मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग जो एम्पायर था उसमें बिखरे हुए थे। 19th सेंचुरी के मिड में इटली जो है वो 7 स्टेट्स में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमोंट में एक इटालियन प्रिंसली हाउस का शासन था। वहीं नॉर्थ जो है वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंदर था। सेंटर पर जो है वो पोप रूल करता था और साउदर्न रीजन में जो है स्पेन के बर्बन किंग का डोमिनेशन था। यहाँ तक कि जो इटालियन लैंग्वेज था उसने भी एक कॉमन फॉर्म एक्वायर नहीं किया हुआ था और उसके बहुत सारे रीजनल और लोकल वेरिएशन देखे जा सकते थे। तो आगे बढ़ते हैं। तो 1830s के दौरान जो है ग्यूसेप्पे मैज़िनी ने कोशिश किया कि एक
यूनाइटेड इटालियन रिपब्लिक के लिए एक कोहेरेंट प्रोग्राम लाए। उसने जो है अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली नाम के एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाया था। इसके बाद 1831 और 1848 में रिवॉल्यूशनरी जो अपराइजिंग थी उसकी फेलियर के बाद युद्ध के जरिए इटालियन स्टेट को जो है जोड़ने की जिम्मेदारी अब सार्डिनिया पिडमोंट के शासक मतलब कि रूलर विक्टर इमैनुअल II पर आ गई। इस रीजन के रूलिंग एलाइट्स की नजरों में जो है एक यूनिफाइड इटली जो है उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस जो है ऑफर करेगा। वहीं चीफ मिनिस्टर कैवर जिसने इटली के रीजन को यूनिफाई करने के मूवमेंट को लीड किया था वो ना तो रिवॉल्यूशनरी था ना ही डेमोक्रेट था। वह बाकी वेल्दी और एजुकेटेड मेंबर की तरह ही ज्यादा अच्छा फ्रेंच बोलता था इटालियन के कंपैरिजन में। फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोंट का जो डिप्लोमेटिक अलायंस हुआ था उसमें कैवर का हाथ था, जिसके चलते सार्डिनिया पिडमोंट जो है वो 1859 में ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस को हरा पाने में कामयाब रहा। इस युद्ध में रेगुलर ट्रूप्स के अलावा जुसेप्पे गैरिबल्दी के नेतृत्व में भारी संख्या में आर्म वॉलंटियर ने हिस्सा लिया। इसके बाद 1860 में वे लोग जो है साउथ इटली और किंगडम ऑफ टू सिसिली में घुस गए और स्पेनिश रूलर को हटाने के लिए लोकल पीजेंट्स का समर्थन पाने में सफल रहे। इसके बाद 1861 में इमैनुअल II को जो है यूनाइटेड इटली का राजा घोषित किया गया। हालांकि ज्यादातर जो इटालियन पॉपुलेशन थी जिनमें इलिटरेसी की रेट हाई थी अभी भी लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से अनजान थे और इसका पता हमें इस बात से चलता है कि साउदर्न इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबल्दी को समर्थन दिया था उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था और वे मानते थे कि ला टालिया जो है वो विक्टर इमैनुअल की पत्नी थी। तो हम देख सकते हैं कि वे लोग जो है आइडियोलॉजी से अनजान थे। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे ब्रिटेन की। तो कुछ स्कॉलर्स का मानना था कि जो मॉडल होता है नेशन और नेशन स्टेट का वो ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में नेशन स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ था वो अचानक कोई उथल पुथल या रेवोल्यूशन का परिणाम नहीं था, यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। अगर हम 18th सेंचुरी के पहले की बात करें तो ब्रिटिश नेशन तो था ही नहीं। ब्रिटिश आइजल्स पर रहने वाले जो लोग थे उनका प्राइमरी आइडेंटिटी जो है वो इथनिक था, जैसे कि इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट या आयरिश। और इन सारे इथनिक ग्रुप का अपना कल्चरल और पॉलिटिकल ट्रेडिशन था। लेकिन जैसे जैसे इंग्लिश नेशन का वेल्थ, इंपॉर्टेंस और पावर जो है बढ़ने लगा वैसे वैसे इसका इन्फ्लुएंस जो है वो दूसरे नेशन पर बढ़ने लगा। वहीं एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद जो है इंग्लिश पार्लियामेंट ने 1688 में मोनार्की से ताकत छीन ली थी। इस पार्लियामेंट के माध्यम से एक नेशन स्टेट का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में मतलब कि सेंटर में इंग्लैंड था। इसके बाद इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच जो है एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इससे इंग्लैंड जो है वो स्कॉटलैंड पर अपना इन्फ्लुएंस जमा पाया और इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंग्लिश मेंबर का ही दबदबा रहा। ब्रिटिश आइडेंटिटी के ग्रोथ से स्कॉटलैंड का जो अपना डिस्टिंक्टिव कल्चर और जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था उसको धीरे धीरे दबा दिया गया। स्कॉटिश हाईलैंड के निवासी जिन कैथोलिक क्लैन ने जब भी अपनी आजादी को व्यक्त करने का प्रयास किया उन्हें जो है जबरदस्त तरीके से दबाया गया। स्कॉटिश हाईलैंड के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने और अपनी राष्ट्रीय पोशाक मतलब कि नेशनल ड्रेस पहनने पर रोक लगा दी गई। उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना होमलैंड छोड़ने पर मजबूर किया गया। वहीं अगर हम आयरलैंड की बात करें तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। यह देश जो है वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई से बटा हुआ था। अंग्रेजों ने जो है वो प्रोटेस्टेंट को मदद किया ताकि वो आयरलैंड में जो है अपना डोमिनेंस बढ़ा सके, जिसमें ज्यादातर लोग जो है वो कैथोलिक थे।
और जब कैथोलिक ने रिवॉल्ट किया ब्रिटिश डोमिनेंस के खिलाफ तो उन्हें कुचल दिया गया। इसके बाद ओल्फ टोन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन की अगुवाई में जब रिवॉल्ट हुआ और उसमें फेलियर मिला, तब 1801 में आयरलैंड को जो है जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। इसके बाद एक नया ब्रिटिश नेशन जो है फॉर्म हुआ, जिसमें इंग्लिश कल्चर का प्रचार प्रसार हुआ। नए ब्रिटेन में जो है सिंबल को एक्टिवली प्रमोट किया गया। उनमें था ब्रिटिश फ्लैग जो कि था यूनियन जैक, फिर नेशनल एंथम था जो कि था गॉड सेव आवर नोबल किंग, और इंग्लिश लैंग्वेज था। इसको काफी अच्छे से प्रमोट किया गया और जो ओल्डर नेशन थे वो एक तरह का सबऑर्डिनेट पार्टनर बनकर ही रह गए। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन। किसी रूलर को एक पोर्ट्रेट या फिर एक स्टेच्यू के रूप में रिप्रेजेंट करना आसान है, लेकिन एक नेशन को फेस कैसे दिया जा सकता है? 18th और 19th सेंचुरी में आर्टिस्ट ने नेशन का पर्सोनिफाई करके मतलब मानव का रूप देके इस प्रश्न को हल किया। अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो उन्होंने एक नेशन को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जैसे कि वह कोई पर्सन हो। उस समय नेशन को जो है फीमेल फिगर में प्रस्तुत किया जाता था और नेशन को पर्सनिफाई करने के लिए जिस फीमेल फॉर्म का यूज किया जाता था वो किसी पर्टिकुलर वुमेन को रिप्रेजेंट नहीं करता था, बल्कि यह तो जो है नेशन के एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कंक्रीट फॉर्म मतलब कि ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था। यानी हम कह सकते हैं कि फीमेल फिगर जो है वो नेशन का एलिगोरी बन गई। एलिगोरी का मतलब होता है कि जब किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जैसे कि लालच, जलन, फ्रीडम, लिबर्टी, इनको किसी पर्सन या फिर किसी थिंग के जरिए एक्सप्रेस किया जाए। आपको याद होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान आर्टिस्ट ने लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए फीमेल एलिगोरी का प्रयोग किया। इन आइडियल्स को स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिंबल से जो है रिप्रेजेंट किया गया। जैसा कि आपको याद होगा ही कि लिबर्टी का जो प्रतीक है वो लाल टोपी या टूटी हुई जंजीर था और जस्टिस को जो है आमतौर पर एक ऐसी महिला के रूप में दिखाया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई हो और वो तराजू लिए खड़ी हो। आगे भी इसी तरह के फीमेल एलिगोरीज का इस्तेमाल किया गया आर्टिस्ट द्वारा 19th सेंचुरी में ताकि वो नेशन को रिप्रेजेंट कर सके। फ्रांस में जो है उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियान दिया गया जिसने पीपुल्स नेशन के विचार को मतलब कि आइडिया को अंडरलाइन किया। उसके कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो लिबर्टी और रिपब्लिक से ड्रॉन किए गए थे और वो थी रेड कैप, ट्राई कलर और कॉकेड। कॉकेड जो है वो एक तरह का सिंबल होता है जो कि अक्सर हैट के ऊपर पहना जाता है। तो मैरियान के जो स्टेच्यू थी उसको पब्लिक स्क्वायर पर लगाए गए ताकि जनता को जो है नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी याद आती रहे और लोगों को राजी कर सके कि उस पर विश्वास करे। इसके अलावा मरियान की जो इमेजेस हैं वो कॉइन्स और स्टैम्प्स पर भी मार्क की गई। वहीं दूसरी तरफ इसी प्रकार जर्मेनिया जो है वो एलिगोरी बनी जर्मन नेशन की और विजुअल रिप्रेजेंटेशन में जो है जर्मेनिया को ओक लीव्स का क्राउन पहने हुए दिखाया गया और ओक लीव से इसलिए दिखाया गया क्योंकि जर्मन ओक जो है वो स्टैंड करता है हीरोइज्म के लिए। तो हम देख सकते हैं कि सिंबल का जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया गया ताकि वे नेशन को अच्छे तरीके से पर्सोनिफाई कर सके। इसी तरह हम कुछ और सिंबल के मीनिंग जान लेते हैं जैसे कि ब्रोकन चेन मतलब कि टूटी हुई बेड़िया जो है वो आजादी मिलने का प्रतीक है। ब्रीस्ट प्लेट विथ ईगल जो है वो जर्मन अंपायर के स्ट्रेंथ का प्रतीक है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स हम देख ही चुके हैं कि हीरोइज्म का प्रतीक है। वहीं स्वॉर्ड मतलब कि तलवार जो है वो मुकाबले की तैयारी का प्रतीक है। वहीं तलवार पर लिपटी ओलाइव ब्रांच जो है वो शांति की चाह का प्रतीक है।
इसके अलावा ब्लैक, रेड और गोल्ड ट्राई कलर का जो फ्लैग है वो लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा यूज किया गया था 1848 में, जिसे जर्मन स्टेट के ड्यूक्स ने बैन कर दिया था। इन सब के अलावा रेज ऑफ द राइजिंग सन जो है वो इस बात का प्रतीक है कि एक नए युग की शुरुआत होगी। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि अलग अलग सिंबल के जो है अलग अलग मायने थे और इसका यूज जो है बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक को देखते हैं और वो है नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। तो 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर तक आते आते नेशनलिज्म जो है अपना आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक जो सेंटिमेंट था वो रिटेन नहीं कर पाया, जो कि फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी में था। अब जो है नेशनलिज्म लिमिटेड इंड वाला सिद्धांत बन गया। इस बीच के दौर में नेशनलिस्ट ग्रुप जो है वो एक दूसरे के प्रति इनटॉलरेंट होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। साथ ही मेजर यूरोपियन पावर्स ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने अधीन लोगों के नेशनलिस्ट एस्पिरेशन का इस्तेमाल किया। 1871 के बाद यूरोप में जो है मोस्ट सीरियस सोर्स नेशनलिस्ट टेंशन का जो है वो एरिया था बाल्कन का। बाल्कन जो है वो एक तरह का रीजन था जिसमें ज्योग्राफिकल और इथनिक वेरिएशन थी। इसमें मॉडर्न डे रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, यूनान, मेसिडोनिया, क्यूरेशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवानिया, सर्बिया और मॉन्टीनिग्रो शामिल थे, जिनके निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। बाल्कन का एक लार्ज पार्ट जो था वो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। बाल्कन्स में रोमांटिक नेशनलिज्म के आइडियाज के फैलने और ऑटोमन एम्पायर के टूटने से ये रीजन जो है बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव बन गया। पूरे 19th सेंचुरी के दौरान ऑटोमन एम्पायर ने मॉडर्नाइजेशन और इंटरनल रिफॉर्म के जरिए अपने आप को मजबूत करना चाहा, लेकिन इसमें जो है इसे बहुत ही कम सफलता मिली। एक के बाद एक उसके अधीन जो यूरोपियन सब्जेक्ट थे उसके चुंगल से निकलकर इंडिपेंडेंस की घोषणा करने लगे। बाल्कन्स के लोगों ने इंडिपेंडेंस या फिर पॉलिटिकल अधिकारों के लिए अपने दावे को नेशनलिटी का आधार दिया और उन्होंने हिस्ट्री का इस्तेमाल किया यह साबित करने के लिए कि वे पहले इंडिपेंडेंट थे और बाद में उन्हें विदेशी शक्तियों ने अपने अधीन कर लिया। इस तरह से बाल्कन रीजन के जो विद्रोही राष्ट्रीय समूह थे उन्होंने अपने संघर्ष को लंबे समय से खोई आजादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा। आगे जाके जैसे जैसे डिफरेंट स्लाविक नेशनलिटीज ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन रीजन जो है वह गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बाल्कन स्टेट को जो है एक दूसरे से काफी जलन होती थी और हर एक राज्य जो है अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। आगे जाके परिस्थितियां जो हैं और अधिक मुश्किल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन रीजन में जो है बड़ी शक्तियों के बीच पावर राइवलरी शुरू हो गई। इस समय यूरोपियन पावर्स के बीच ट्रेड और कॉलोनीज के साथ नवल और मिलिट्री के लिए राइवलरी थी। जिस तरह बाल्कन समस्या जो है आगे बढ़ी उसमें यह राइवलरी जो है खुलकर सामने आई। प्रत्येक पावर जैसे कि रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, इन सब की हर ताकत जो है वो बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके रीजन में जो है अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इससे जो है इस इलाके में कई वार हुए और अंततः जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। आगे हम देखते हैं कि इंपेरियलिज्म से जुड़कर नेशनलिज्म जो है वो 1914 में यूरोप को डिजास्टर की ओर ले गया। लेकिन इस बीच हम देखते हैं कि वर्ल्ड के बहुत सारे जो कंट्रीज थे जिनको यूरोपियन पावर ने कॉलोनाइज कर लिया था, वे जो है 19th सेंचुरी में इंपेरियल डोमिनेशन को अपोज करने लगे। एंटी इंपेरियल मूवमेंट जो कि डेवलप्ड हुआ हर जगह वो नेशनलिस्ट था और वह नेशनलिस्ट इस सेंस में था कि सारे के सारे स्ट्रगल जो हैं वो इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट के लिए थे और वे सभी जो हैं एक सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी से इंस्पायर्ड थे।
जो कि इंपेरियलिज्म के विरोध से उभरी थी। नेशनलिज्म के यूरोपियन जो आइडियाज थे वे और कहीं दोहराए नहीं गए, क्योंकि हर जगह जो है लोगों ने अपने तरह का डेवलप किया। लेकिन यह आइडिया कि सोसाइटी जो है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए एक नेशन स्टेट में, अब जो है एक्सेप्ट कर लिया गया एज अ नेचुरल और यूनिवर्सल। तो इस तरह से हमने देखा कि यूरोपियन जो आइडियाज था नेशनलिज्म का, उसने पूरे यूरोप को किस तरह से बदला। तो इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। आपके क्वेश्चन का जवाब जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। ठीक है, फिर मैं अगले चैप्टर के साथ मिलता हूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।